नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। टीआरई 4 में एक बार फिर से सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। न्यूज 18 के कैमरे पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से ये बड़ी घोषणा, जिसमें कक्षा 9वीं से 10वीं में संगीत के विषय में 111 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब टीआरई 4 में कुल सीटों की जो संख्या है वो बढ़कर 33,385 पहुंच गई है। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। कहा, सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर की लिस्ट जो है वो बहुत जल्द जारी की जाएगी। कुल 73,000 आवेदनों में 37,000 को अपना चॉइस जो है वो मिला है। 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफर के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। वहीं ये भी कहा गया कि कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की जल्द ही बहाली की जाएगी। शिक्षकों के एरियर लटकाने वाले अधिकारी नपेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी पेंडिंग रखने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। शिक्षा विभाग में पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। 11th-12th में हम लोगों ने संगीत में काफ़ी सीटें दी है, लेकिन 9th और 10th में मात्र 2 ही सीट की अधियाचना गई थी और उसको लेके वो बहुत ही उनका हाई डिमांड था। तो चूंकि आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है और जो बहनें हमारे घर में आई थी और आकर के वो हमसे वादा लेकर गई, मैं उन बहनों के लिए 111 सीटों की बढ़ोतरी मैं कर रहा हूँ संगीत के मामले में। और वो 9th और 10th में अब 111 सीटों को बढ़ाते हुए फिर से बढ़ी है और 113 सीटें अब संगीत की 9th और 10th में होंगी और इसकी अधियाचना कल ही हमने। अब क्या आंकड़ा कहां तक पहुंचा? अब ये कुल आंकड़ा आपने देखा होगा, जब पहली अधियाचना गई तो 32,388 की गई, दूसरी गई तो चूंकि इसमें बहुत सारे मैथिली, भोजपुरी ये सब मिला करके 886 गया। और अब संगीत को हमने 9th और 10th में 111 पदों की वृद्धि की है और कल ही हमने इसका निर्णय डिपार्टमेंट स्तर पर ले लिया था और आज ये बीपीएससी को भेज दी जाएगी जी। और अब ये कुल मिलाकर के 33,385 सीटों के लिए बहाली होगी। बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र और छात्राओं के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की मार्कशीट पर मानसिक दबाव और नकारात्मकता को दूर करने के मकसद से फेल नहीं लिखा जाएगा। इसकी जल्द ही प्रमाण पत्र पर कौशल के लिए पात्र यानी एलिजिबल फॉर स्किल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और बॉस लिखा जाएगा। जी हां, बॉस यानी कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के तहत उनकी परीक्षा ली जाएगी। ये एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। हमने चिंतन से परिवर्तन और रिफॉर्म से परफॉर्म, ये जो 2 विषय हमारे मन में था उसे हमने लागू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद हमने कल अपने डिपार्टमेंट में इसको लेकर के निर्णय ले लिया है कि अब बिहार के चाहे वो मैट्रिक का मार्कशीट होगा या फिर इंटर का होगा, किसी भी परीक्षा में फेल शब्द अब नज़र नहीं आएगा। हो सकता है हमारे ही बच्चे हैं, किसी कारण से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा एलिजिबल फॉर ए स्किल एंड बी बॉस। हमारी एक संस्था है बी बॉस, जिसके माध्यम से हम हर 6 माह पे परीक्षा लेते हैं। तो जो बच्चे हमारी बोर्ड एग्जाम में असफल होंगे उन्हें हम बी बॉस में मौका देंगे और साथ ही साथ उन्हें स्किल के लिए भी उनको हम रिकमेंड करेंगे। तो इसके पहले सीएम सम्राट चौधरी ने टीआरई 4 को लेकर बड़ा फैसला किया था। उन्होंने घोषणा किया था कि पहले की तरह ही शिक्षक बहाली में एकल परीक्षा ली जाएगी, यानी कि पीटी और मेंस के झंझट को सीएम ने खत्म कर दिया है। दरअसल बीपीएससी ने पिछले दिनों सभी परीक्षा का हवाला देते हुए ये प्रावधान कर दिया था। आगे की सभी परीक्षाएं 2 चरणों में ली जाएंगी, जिसमें पीटी और मेंस शामिल होंगे। इसके विरोध में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में गुरुवार को सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और सीएम ने ऐलान कर दिया कि पूर्व के शिक्षक बहाली की तरह ही परीक्षा ली जाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे शिक्षा विभाग ने और मुख्य सचिव ने मिल करके और ये जो निर्णय लिया एकल परीक्षा का, वो एकल परीक्षा का निर्णय बहुत ही सराहनीय है और साथ ही साथ उसमें जो नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था बरकरार रही, ये हमारे जो इंटेलिजेंट छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके लिए ये मील का पत्थर होगा। अब मतलब आप मानते हैं कि अब जो नाराजगी थी उसे आपने दूर कर दिया? देखिए, छात्र तो हमारे ही हैं, वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? लेकिन मैं उन सभी छात्रों को कहूँगा जिन्होंने इस प्रदर्शन के दौरान कई प्रकार के भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, कई प्रकार के मीम बनाए, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप एक कुशल नागरिक बने और कोई भी किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा के प्रयोग से बचें। तो रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजधानी पटना को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जी हां, 249 करोड़ की लागत से पटना स्थित मीठापुर बस स्टैंड को मीठापुर गोलंबर से जोड़ने के लिए फ्लाईओवर, पहुंच पथ और सेवा पथ निर्माण कार्य का आज सीएम सम्राट चौधरी लोकार्पण करने वाले हैं। पुल के निर्माण होने से पटना में जाम की समस्या से तो लोगों को राहत मिलेगी ही, साथ ही साथ पटना से गया जी जाने के लिए भी काफी समय बचत होगी। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि इस पुल को काफी उच्च स्तरीय तकनीक से बनाया गया है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र। मंत्री जी, आज एक बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के अवसर पर पटना वासियों को मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। जो पुल है करवे गैया से जो एलिवेटेड को जोड़ता है, उसका उद्घाटन आप लोग आज करेंगे। बहुत ही अच्छा अवसर है, आज शुभ दिन भी है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आज इस पुनीत अवसर पर एक अच्छे पुल का लोकार्पण के लिए उन्होंने समय दिया है। ये समय 5 बजे है और ये मीठापुर मोहली पुनपुन का पथांश है, एक अंश है जो 2.10 किलोमीटर है और 231 करोड़ की लागत से ये बना है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि पटना में लोग काफ़ी झेले हैं ट्रैफिक को लेकर और लगातार हमारी सरकार जो है एक से एक सड़क का निर्माण कर रही है, रिंग रोड बना रही है और कई ब्रिजेज बना रहे हैं, जिसके वजह से अपने पटना शहर का माहौल जो ट्रैफिक में जीता था लोग, उससे निजात पा रहा है। और आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो एलिवेटेड हमारा पुल बन रहा है मीठापुर सिपारा, ये बिल्कुल ही नई तकनीक से बना है। इसमें नॉइज बैरियर लगाया गया है ताकि अगल बगल के जो लोग वहाँ पर जो आबादी रहते हैं, यहाँ पर इतनी ट्रैफिक है, इतने ब्रिज बन गए हैं और इतना पॉपुलेशन है कि जिस सड़क से जिस पुल से गाड़ी आती जाती है तो इतना हॉर्न बजता है, इतना उसका आवाज़ होता है कि उससे लोग चैन की नींद सो नहीं पाते। तो उसमें नॉइज बैरियर के माध्यम से अब जो अगल बगल की आबादी है उसको नॉइज का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। तो ऐसे तकनीक से हमारे अभियंता ने बनाया। बिहार में कई पुल और पुलिया हैं जिनका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। काम कुछ के पूरे हो चुके हैं, कुछ का काम लगभग पूरा होने वाला है और जो जानकारी मिल रही है कि 1 अक्टूबर को जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं वो भी बिहार आ रहे हैं। हाँ, वो इन्वेस्टर्स मीट में मुझे पता है, जहाँ तक पता लगा है कि वो ताज होटल में 1 अक्टूबर को आने वाले हैं। सीएम सम्राट चौधरी जी भी रहेंगे। ऐसे कई बड़े बड़े ब्रिज बनकर तैयार हैं और जैसे जैसे समय मुख्यमंत्री जी देंगे तो उसका लोकार्पण होते जाएगा, ये हम आपको भी जानकारी देंगे। तो बिल्कुल आज एक पुल का उद्घाटन हो रहा है और कहीं न कहीं इस पुल के निर्माण होने के बाद पटना में लोगों को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही साथ पटना से गया जी जाना भी बेहद आसान होगा। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
नेपाल के रसुआ में त्रिशूली नदी के कहर से कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। इसका असर गंडक बैराज के साथ साथ बिहार में भी पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले कई वक्त से लगातार नजर बनाकर रखी जा रही है। एक बड़ी वजह ये रही कि लंबे रास्ते से आते आते नदी का बहाव जो है वो कम होता चला गया। साथ ही जैसे ही त्रिवेणी संगम के नजदीक त्रिवेणी, जिसे नारायणी भी कहते हैं, बिहार की तरफ प्रवेश करती है, वैसे ही एक पहाड़ से ये टकराता है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पहाड़ है। ग्राउंड जीरो से पूरी खबर बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। नेपाल के रसुआ में जबरदस्त त्रासदी आई, जिसकी वजह से नेपाल के सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ। जाहिर सी बात है, नारायणी नदी के रास्ते में, त्रिशूली नदी के रास्ते में जो भी गांव पड़े, वहां पे जबरदस्त त्रासदी आई। कई मार्केट तबाह हुए, कई गांव तबाह हुए और उसके जद में, उस नदी के जद में किनारे किनारे जो भी बस्तियां हैं वो भी काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। ये तस्वीर जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं वो त्रिवेणी संगम है, जो नेपाल में पड़ता है। जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो नेपाल का इलाका है और एक कर्व होता दिखा होगा आपको, जैसे ही त्रिवेणी के नजदीक नारायणी नदी पहुंचती है, त्रिशूली नदी, वो जैसे ही कर्व होता है वो फिर बिहार के, धीरे धीरे बिहार की तरफ बढ़ता है। कोसी गंडक बैराज पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने की संभावना थी। अब बताया जा रहा था कि अगर ज्यादा पानी का डिस्चार्ज हुआ, ज्यादा पानी पहुंचा गंडक बैराज के पास, तो समस्या बिहार में बढ़ सकती थी। लेकिन आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही त्रिवेणी घाट के पास वो नदी कर्व होते हुए बिहार की तरफ प्रवेश कर रही है, तो उसका जो मेन बहाव था वो उन पहाड़ों से टकराता है। ठीक दाहिनी ओर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो पहाड़ है उससे टकराता है, यानी कि उसका जो मेन वेग है उसको थोड़ा कंट्रोल करता है। उसके बाद पानी टर्न होते हुए फिर धीरे धीरे बिहार की तरफ प्रवेश करती है, जो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये और जो ठीक सामने नेपाल के तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक गांव है जहां त्रिवेणी संगम बोला जाता है। ऐसे ही कई गांव जो त्रिशूली नदी के जद में आया वो तबाह हुआ। लेकिन ये तस्वीर दिखाने का मकसद साफ है कि जो दाहिनी ओर वो तस्वीर आप देख रहे हैं, जंगल की तस्वीर, वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की तस्वीर है और ठीक बाईं ओर उसी से सटा हुआ नेपाल का इलाका भी लगता है। तो पानी जैसे ही इस कर्व होते हुए बिहार में प्रवेश करता है तो पानी का जो वेग है उसमें थोड़ी कमी आती है और उसके बाद धीरे धीरे वो गंडक बैराज की ओर बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है, त्रासदी, एक बड़ी त्रासदी की आशंका थी, लेकिन पानी इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं पहुंचा और पहुंचते पहुंचते पानी का जो वेग था वो भी कम हुआ, जिसका असर गंडक बैराज पे नहीं हुआ और बिहार के कई जिले में जहां पे बाढ़ का कहर आने की संभावना जताई जा रही थी, उससे फिलहाल निजात मिलती है। जाहिर सी बात है, अभी भी बिहार के जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। लेकिन ये तस्वीर दिखाकर हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले 2-3 दिनों पहले जब बताया जा रहा था कि रात में 11 बजे जो त्रिवेणी का पानी पहुंचेगा गंडक बैराज के पास, तो वो पानी पहुंचा, लेकिन उसका वेग धीमे धीमे कम होता चला गया और जैसे ही त्रिवेणी संगम के पास पहुंचा, उसके बाद पानी जैसे ही बिहार की तरफ मुड़ा, चूंकि नेपाल की तरफ से जो नदी का पार्ट होता है वो कम चौड़ा होता है, लेकिन जैसे ही बिहार की तरफ प्रवेश करता है पार्ट चौड़ा होता चला जाता है और गंडक बैराज के पास पहुंचते पहुंचते उसका वेग काफी कम हो गया, जिसकी वजह से गंडक बैराज और बिहार के दूसरे हिस्से में उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही ये नदी आगे बढ़ते चली जाएगी, गंडक बैराज की तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। तो गंडक बैराज तक पहुंचते पहुंचते पानी का वेग कम हुआ, जिसका असर बिहार पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। तो इस वक्त तस्वीर, और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल के तरफ से जो गांव दिख रहे हैं, वैसे ही जो भी त्रिशूली नदी के जद में ऐसे गांव पड़े उसमें भारी तबाही हुई। लेकिन बिहार के लिए राहत की बात कि बिहार पे इसका असर नहीं पड़ा। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, इंडो नेपाल बॉर्डर। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भरवाड़ा वार्ड संख्या 1 में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को पकड़ने पहुंची डायल 112 की टीम पर युवक ने हमला कर दिया। घटना में एसआई दिनेश शर्मा, सिपाही अनीश कुमार, सिपाही रोशन कुमार और सिपाही मनीता कुमारी घायल हो गई। इनमें एसआई दिनेश शर्मा को गंभीर चोट लगने की बात सामने आ रही है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने एक जवान के भी घायल होने की सूचना दी है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी मिट्ठू कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच के दौरान भी आरोपी के नशे में होने और पुलिस कर्मियों से अभद्र व्यवहार करने की बात सामने आई। सभी घायल पुलिस कर्मियों का इलाज सिंहवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ
प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आरोपी मिट्टू कुमार साहू इस वक्त गिरफ्त में है, लेकिन देखिए कैसे शराब के नशे में इस शख्स ने पुलिस कर्मियों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी बढ़ने के बाद ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी कि NH 27 पर बन रहा पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। पूर्वी चंपारण गोपालगंज के बीच गंडक नदी पर डुमरिया घाट के समानांतर पुल का निर्माण होना है। सांसद आलोक कुमार सुमन ने कहा कि 35 सालों से जर्जर पड़ी डुमरिया घाट पुल के समानांतर दूसरी पुल बनाने के लिए लोकसभा में मांग उठाई गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से गंडक नदी पर पुल निर्माण का काम शुरू किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि 70% काम पूरा हो चुका है। शेष 3 पाए का निर्माण पूरा होते ही गंडक नदी पर दूसरी लेन का समानांतर पुल जो है वो चालू हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली से गुवाहाटी तक जोड़ने वाली NH 27 पर गोपालगंज में जाम की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसको जरा देखिए हमारी गोपालगंज की जनता ने 2019 में हमें आशीर्वाद देकर संसद में भेजा। मैंने उस वक्त से डुमरिया पुल जो ये उसके उस वक्त 35 साल पहले से वो जर्जर स्थिति में थी। अभी इधर 7 साल और जोड़ लीजिए तो 42 साल से ये जर्जर स्थिति में है। इसको सबसे पहला मैं बाढ़ का सवाल उठाया, फिर ये डुमरिया पुल का उठाया, फिर अपना एलिवेटेड कॉरिडोर जो गोपालगंज शहर का है जो 17 साल से पड़ा हुआ था तो वो बना, इसके लिए भी मैं उठाया। और वो सवाल जो कि 5 बार टेंडर हुआ, किसी ने टेंडर नहीं डाला, ये एक परेशानी हो गई। फिर मैंने विभाग से माननीय मंत्री से आग्रह किया कि आप अपने लेवल से इसको ज़रा देखिए। फिर उन्होंने टेंडर निकाला तो बाहर की एक कंपनी टेंडर डाली, काम शुरू किया, लेकिन ये फिर क्रैक हो गया। देखिए हमारी गोपालगंज वेस्ट कॉरिडोर यानी कि दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली NH 27 पर डुमरिया घाट के पास समानांतर पुल बनाने का काम तेज हो गया है। और ये डुमरिया घाट की तस्वीर है। गंडक नदी पर डुमरिया घाट पर इसके समानांतर दूसरा पुल बन रहा है। तकरीबन 35 सालों से पुराना पुल जर्जर है और इस वजह से केंद्र सरकार ने गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की मांग पर यहाँ पर समानांतर पुल बनाने की काम शुरू की है। और बताया ये जा रहा है कि अगले 36 महीनों में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और पुल का जो 70% काम है लगभग पूरा हो चुका है। शेष 3 जो पुल के पिलर्स हैं उस पर अभी काम चल रहा है। हालांकि पानी अत्यधिक मात्रा में आने की वजह से अभी काम रोक दिया गया है और फिर जब अक्टूबर माह में गंडक नदी का लेवल जो है कम होगा, पानी का लेवल कम होगा, उसके बाद इस पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने ये कहा है कि डुमरिया घाट के पास समानांतर जो पुल का निर्माण होना है वो कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसके लिए लोकसभा में लगातार मांग उठाई और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद पुल पर जो समानांतर पुल बनना था उसके निर्माण कार्य में तेजी आई। फिलहाल पुल पर अभी निर्माण कार्य ठप पड़ा है क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। इस वजह से पुल निर्माण वाली कंपनी है उन्होंने काम रोक दिया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर महीने में जब गंडक नदी का लेवल कम होगा तो फिर से डुमरिया घाट पुल का निर्माण शुरू होगा और यहाँ पर समानांतर पुल बन जाने के बाद से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाला एकमात्र ये पुल है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नवगछिया के राघोपुर में नरकटिया बांध में लगातार कटाव हो रहा है और इसके बाद से बांध पर रह रहे लोग अब वहां से सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। सरकार की ओर से लगातार युद्ध स्तर पर फ्लड फाइटिंग के काम भी किए जा रहे हैं। वहीं गंगा का रौद्र रूप देख महिलाओं ने अब गंगा मैया को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। हम है नवगछिया के राघोपुर के नरकटिया बांध पर। गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बांध लगातार गंगा जो है काट रही है और हजारों परिवार जो है इस बांध पर रहते थे, लेकिन अब जो है उन्हें घर खाली करने का आदेश हो गया है। वहीं आप देख लीजिए कि गांव की महिलाएं जो है गंगा मैया को मनाने के लिए जो है गीत गा रही हैं और गंगा मैया को मना रही हैं कि गंगा मैया अब जो रौद्र रूप है उससे आप शांत हो जाइए और वापस हो जाइए। यहाँ पर महिलाएं हैं, देखिए। भैया मैं
क्या गीत गा रहे हैं आप लोग? क्या गीत गा रहे हैं? गंगा माई के। क्या गंगा माई के मनाने लिए। क्या कर दी है गंगा माँ? गंगा माई काट रही है, गंगा माई भगा रही है। हाँ, उसको ले ली मना रहे हैं। मना रहे हैं। हाँ, क्या मना के मांग रहे हैं? मांग गंगा माई से मांग रहे हैं यही कि गंगा माई अपना घोड़ना समेट लीजिए, बाल गांव के बाल बच्चा का छोड़ दीजिए। मांग रहे का कट्टी बंद कर दीजिए गंगा माई, यही मांगते हैं। कट्टी बंद कर दीजिए, बाल बच्चा बढ़िया से रहेगा, नहीं तो भोंसेगा। रौद्र रूप है गंगा का भी। हाँ, गंगा के रौद्र रूप है, कट्टी ढेर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है गंगा मैया से गीत गाकर मना रही हैं कि गंगा मैया आप ही का है ये बाल बच्चा, और इसे जो है अब माफ़ कर दीजिए, अब आप जो रूठी हुई हैं और अब आप शांत हो जाइए, जिससे इन लोगों को जो है कुछ राहत मिल सके और इनके बाल बच्चे भी जो हैं वो सही से जो है अपने घरों में रह सकें। देखने वाली बात है कि अब गंगा माँ क्या करती हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से आ रही है, जहां एक बार फिर से बाढ़ आ गई है। नेपाल में एक बार फिर से पुल जो है वो टूटा है। रसुआ से काठमांडू जाने वाला पुल टूट चुका है। काठमांडू जाने वाला ये आखिरी पुल था जो टूट गया है। तिब्बत सीमा की झील टूटने के बाद एक बार फिर से ये पुल जो है बताया जा रहा है, जो एकमात्र पुल बचा हुआ था काठमांडू जाने के लिए, वो टूट गया। झील टूटने के बाद पुल भी बह चुका है। तस्वीर आपके सामने, नेपाल में झील का किनारा टूटा और उसके बाद एक बार फिर से जिस बाढ़ की आशंका जाहिर की जा रही थी कि एक बार फिर से ये बाढ़ आ सकती है, रसुआ से काठमांडू जाने वाले पुल के टूटने के बाद से अब एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। तिब्बत सीमा की झील टूटी है और उसके बाद एक बार फिर से पानी का एक तेज बहाव मलबे के साथ नीचे आता हुआ, और इसी के जद में ये आखिरी पुल जो काठमांडू जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुल था, एकमात्र पुल था, वो भी अब टूट चुका है। तो रसुआ से काठमांडू जाने वाला पुल टूट गया है। हालांकि अब बताया ये जा रहा है कि ये स्थिति जिसकी आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी, कहा जा रहा था कि बाढ़ जैसी स्थिति एक बार फिर से बन सकती है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के पहले से ही निर्देश दिए गए थे। अब एक बार फिर से बाढ़ के बाद हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। नेपाल में एक बार फिर से पुल जो है वो टूटा है, पानी के दबाव की वजह से, तेज बहाव की वजह से। तो नेपाल में आए जल प्रलय के बाद एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति बनती हुई, जिसके बाद नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ने लगा और पुल जो है उसकी जद में आया। तो नेपाल में आए जल प्रलय के बाद पूर्वी चंपारण के 4 प्रखंडों को अलर्ट किया गया था, लेकिन अब राहत की खबर है कि चंपारण से होकर गुजरने वाली गंडक नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। लगातार जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। वैसी स्थिति में लोगों के लिए राहत की बात यह कि बाढ़ जैसी आपदा से लोगों को परेशान होना नहीं होगा। जिला प्रशासन ने केसरिया प्रखंड के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया था। तमाम लोगों ने निचला इलाका छोड़कर बांध और अन्य जगहों पर जाकर शरण ले लिया था। वैसी स्थिति में उन लोगों के लिए भी अब राहत की खबर है। नेपाल में हुए जल प्रलय के बाद पूर्वी चंपारण के कई प्रखंड को अलर्ट किया गया था, जिसमें केसरिया प्रखंड को भी अलर्ट किया गया था। और अभी हम केसरिया प्रखंड के 70 घाट पुल के पास है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गंडक नदी की तस्वीर है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी काफ़ी तेज़ी से हुई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि अब गंडक नदी के जलस्तर में अब घटोतरी हो रही है, अब उसमें कमी आ रही है। तो वैसी स्थिति में अब राहत की बात है। लगातार जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया था कि तमाम जो निचले इलाके में लोग हैं, देखिए ये निचला इलाका है, गंडक नदी का निचला इलाका है और दूर दूर तक जो घर दिख रहा है, अब वो तमाम लोगों को पहले ही अलर्ट किया गया था कि वे लोग ऊंचे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि जो जिस तरह से नेपाल में जल प्रलय आया था, तो वैसी स्थिति में अनुमान था कि कई इलाकों में भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन राहत की बात रही कि बाढ़ जो है वो नहीं आ पाया
और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब एक और राहत की खबर है कि अब जो है गंडक नदी के जलस्तर में भी कमी आ रही है। केसरिया का ये इलाका है, केसरिया और संग्रामपुर और पहाड़पुर अरेराज, ये 4 प्रखंड को अलर्ट किया गया था। तो अभी हम केसरिया में हैं और केसरिया का ये 70 घाट पुल के पास का इलाका है। अमूमन इन इलाकों में काफ़ी संख्या में घर भी लोगों ने बनाया है, बांध के ठीक किनारे बनाया है। लेकिन अब राहत की खबर है क्योंकि जलस्तर में कमी आ रही है। खासतौर पर देखिए नेपाल में बाढ़ अभी टला नहीं है, नेपाल में अभी भी बाढ़ की आशंका है। तो इस स्थिति में नेपाल में भले ही अलर्ट है, लेकिन अब पूर्वी चंपारण के लिए राहत की खबर है क्योंकि अब जो है गंडक नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। तो वैसी स्थिति में लोग अब परेशान नहीं होंगे। जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जरूर किया था, लेकिन अब ये राहत की खबर है कि अब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। जो जल स्तर है उसमें अब कमी आ रही है। तो वैसी स्थिति में लोगों की परेशानी जो है वो अब खत्म हो गई है। अनिश कुमार, न्यूज 18 केसरिया, मोतिहारी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।